हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो रिड्यूस हो जाता है बाय एन अमाउंट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E ड्यू टू द पोलराइजेशन। और ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, बट यहाँ हम एक डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस। अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज इन प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये इस तरह की प्लेट है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो अगर मैं D मान लूं, और सपोज ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट मींस इस पे प्लस Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और इस पे सिर्फ माइनस Q चार्ज, ठीक है। और आपको पता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अगर मीडियम कौन है, एयर, ये प्लेट का पॉजिटिव थी और ये प्लेट नेगेटिव थी, तो यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कितना, E नॉट, और ये E नॉट पूरे डिस्टेंस D के ऊपर अप्लाई होता था। और इसकी हमने जो एयर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो निकाली थी C नॉट, नॉट फॉर एयर लिख देता हूं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एंड लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि हमने वही कैपेसिटर लिया, उतनी ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली प्लेट्स और उतने ही सेपरेशन पे, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है, ये प्लस Q प्लेट और ये माइनस Q। और अब हम एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है जो कि इस डिस्टेंस से कम है, मींस इस स्पेस का कुछ पोर्शन ही वो ऑक्युपाई करती है। सपोज ये ले लेते हैं प्लेट, और इसकी थिकनेस हमने कितनी बताई, T, एंड हियर इट इज मेंशन्ड दैट T इज लेस देन D। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण से इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से सेट होती है। जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने कहा था कि पोलराइजेशन फील्ड डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शन अपोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड जो फील्ड था वो तो E नॉट था, ठीक है। तो यहाँ पे इस फील्ड की कैसी प्लेट आ गई थी, नेगेटिव प्लेट, और ये पॉजिटिव प्लेट जो आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेंसिटी थी, ठीक है। तो उसके कारण से जो फील्ड डेवलप हुआ था वो आपने EP बताया, कितना बताया था, EP। तो लगा इस पे E नॉट, तो नेट जो फील्ड इसके अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा, क्योंकि ये तो EP हुआ, और नेट जो इसके अंदर बचेगा क्योंकि E नॉट अप्लाई किया था, तो जो फील्ड होगा वो कितना होगा, दैट विल बी E नॉट माइनस EP। जो फील्ड है, जो रिड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू है जो E है, ठीक है। तो E की जगह हम ये लिखेंगे कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि रेशियो ऑफ द अप्लाइड फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड E नॉट बाय E इज इक्वल टू आपके पास आता था K, और यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट बाय K, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एक चीज और कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम Q बाय A बोल दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आल्सो जो E नॉट है दैट इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो सिग्मा कितना होता है, दैट इज Q बाय A और एप्सिलॉन नॉट, तो ये E नॉट की वैल्यू होती है, एंड दैट इज से इक्वेशन नंबर, इसको बोल देते हैं हम सेकंड और इसको बोल दिया हमने थर्ड। अब एक बात गौर फरमाने की है, वो क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है वो केवल इस रीजन के अंदर काम कर रहा है, E नॉट यहाँ काम कर रहा है, E नॉट यहाँ काम कर रहा है, E नॉट मींस E नॉट तो इस स्पेस के अंदर काम कर रहा है, E नॉट यहाँ नहीं है, यह एग्जैक्ट E नॉट वैल्यू नहीं है, बट अपोज्ड बाय EP, तो वो कितनी वैल्यू है, दैट इज E। इस रीजन के अंदर जो वैल्यू है वो फील्ड की कितनी है, केवल E है, और वो E हमने कितनी बताई, दैट इज E नॉट माइनस EP, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या हो गया, डिक्रीज, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस आपकी होती है C इज इक्वल टू
क्यू बाय वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कैपेसिटी किसी डायरेक्ट स्लैब डालने से और तो कंडक्टिंग स्लैब डालने से भी इंक्रीज ही करती है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक, हमने ये कहा कि अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो पोटेंशियल V कितना लिखा जाएगा, दैट विल बी दो पार्ट है उसके, क्योंकि यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, कितना है E, और इस रीजन में कितना है E नोट। तो E नोट तो कितनी जगह में काम कर रहा है, इस पोर्शन में काम नहीं कर रहा, मींस D में से कितना हटा दे, T हटा दे, तो उस रीजन में कौन काम कर रहा है, E नोट। तो E नोट तो कितने स्पेस पे काम कर रहा है, D में से कितना काम कर रहा है, T, प्लस फिर ये T थिकनेस वाला इस पे कितना काम कर रहा है, इस पे नेट E काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, E, और इनटू T थिकनेस पे काम कर रहा है, T थिकनेस पे। ठीक है, ये हम रिजल्ट क्यों यूज करें, क्योंकि एज हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है कि E is equal to minus dV by dr होता है, dV means change in potential by distance। तो इससे मतलब ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को V is equal to E into D करके। सो देयरफॉर मींस इस रिजल्ट के ग्राउंड के ऊपर मींस पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ जितना सेपरेशन पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, जितना डिस्टेंस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस रीजन में अगर ये ना होती तो ओवरऑल कितना एग्जिस्ट करता है, E नोट कितने डिस्टेंस पे D पे, बट अब ये जो T थिकनेस है इसके ऊपर कितना काम कर रहा है, E नोट माइनस EP काम कर रहा है, मींस यहाँ पे E नोट नहीं है, तो E नोट कितना है, कहाँ है, केवल यहाँ रीजन में, यहाँ रीजन का मतलब D में से कितना हटा दें T, तो E नोट तो कितने में, D माइनस T रीजन में, और T रीजन में कितना है, E है। ठीक है, सो दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज कर दी, कितनी, E नोट बाय K। ठीक है, और E नोट की वैल्यू कितनी यूज की जाए, Q by A epsilon naught। तो 1 by 1 ये वैल्यू यूज करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट V is equal to, ठीक है, E नोट की वैल्यू बाद में यूज करेंगे, पहले D minus T plus E की वैल्यू लिख लें। E कितना लिख दिया आपने, E नोट by K, where K is the dielectric constant, E नोट by K और into T। ये किससे लिखा, फ्रॉम थर्ड को यूज करके। थर्ड से वैल्यू कितनी थी, E नोट by E is equal to K, और E is equal to था E नोट by K, E नोट by E is equal to K था, तो E is equal to E नोट by K हमने लिख दिया था इसे। अब E नोट दोनों जगह आ गया, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो E नोट कॉमन आ गया, या कितना बच गया, D माइनस T प्लस यहाँ से E नोट बाहर चला गया तो कितना बच गया, T by K, राइट। और E नोट की वैल्यू कितनी लिख दें, Q by A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नोट कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होता है आपके पास बताइए, Q by A, सरफेस डेंसिटी कितनी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो आपने ये लिख दिया, E नोट की जगह कितना लिख दिया, Q by A और एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हो गया D minus T plus T by K। ठीक, ये क्यों लिखा, सिंस E नोट फ्रॉम सेकंड लिख देते हो, ठीक है, सेकंड को यूज करते, यूजिंग सेकंड। सो वी आर आपके पास, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 5। अब आपको निकालनी है इस डाइलेक्ट्रिक के साथ में इस कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस बाय डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ बाय डेफिनेशन C is equal to Q by V, तो इसके अंदर यूज करिए C is equal to Q एज सच, V की वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू, ठीक, तो ये आया Q by A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में है D minus T plus T by K, तो यहाँ की उससे की कैंसिल हो गई, ठीक है, और A एप्सिलॉन नॉट पर मीटर में, तो पलट करके कहाँ चली जाएगी, ऊपर, सो इट मींस दैट आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगी C is equal to A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, बताइए क्या बचा है, D minus T plus T by K, राइट। अब यहाँ पे T दोनों टर्म में, तो मैं इस टर्म को T को कॉमन ले लूँ, मींस माइनस T को, तो माइनस T को मैं कॉमन लेता हूँ, तो माइनस T को कॉमन लेने से ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना, एप्सिलॉन नॉट A एज सच, और D एज सच माइनस T कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बच गया 1, अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही आएगा प्लस में से, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा, और T चला गया बाहर, तो कितना 1 by K,
तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 6 आ गया, ये उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बता रहा है जिसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना मान लिया है, के मान लिया। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें कि अगर सी नोट से कंपेयर करें तो सी नोट तो कितना होता था, जस्ट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन डी में कोई फर्क नहीं है, डी में से कुछ टर्म कम हो रही, मींस ये नीचे वाला पैरामीटर अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये और क्लियरली C इज ग्रेटर देन सी नोट। C किससे ज्यादा है, सी नोट से ज्यादा है, दैट इज कैपेसिटेंस increases, that is capacitance increases on introduction of a dielectric slab of thickness P less than D। however अगर पूरे स्पेस में भी भर दें तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर नोट में ध्यान रखिए, इफ जो थिकनेस है वो टी पूरी स्पेस के बराबर है, मींस इस पूरे स्पेस के अंदर अपनी डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक है, तो इस टर्म में हम टी की जगह क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो टी की जगह डी रखेंगे तो देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर कितना आएगा, डी माइनस टी की जगह डी और 1 माइनस 1 बाय के, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर ये माइनस डी और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, डी माइनस डी और माइनस माइनस प्लस डी बाय कितना के, ये वाला डी प्लस माइनस कट गए तो कितना आएगा, डी बाय के बढ़ करके ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब C इज इक्वल टू कितना आ गया, के ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट और a बाय कितना d। तो ये तो कैपेसिटेंस का जो आपके पास मीडियम है, सपोज Cm लिख दूं, और ये टर्म क्या है, व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज C नॉट। इसको हम क्या कह रहे हैं, पहले नंबर इक्वेशन में C नॉट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज Cm इज इक्वल टू k टाइम्स C नॉट। आपके में k किससे ज्यादा होता है, 1 से। ठीक है, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस तब भी इंक्रीज होगी कि पूरे स्पेस के अंदर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और कितने टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स, जितना भी उसका क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज कैपेसिटी becomes k टाइम्स, क्योंकि k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दैट इज इंक्रीजेस, कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब यूज करते तो भी, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है, हालांकि आप उसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स का मतलब मेटल्स, हमने बताया था मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है इनफाइनाइट। तो k की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 और इनफिनिटी कितना आ जाएगा, 0, तो ये टर्म हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर d माइनस t, एप्सिलॉन नॉट ओवर d माइनस t। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, फॉर कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के लिए C इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a ओवर जो फैक्टर था d माइनस t इंटू 1 बाय k। तो k कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, किसके लिए, मेटल्स के लिए। ठीक है, और 1 ओवर इनफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर कितना हो जाएगा, d माइनस t, केवल ये बचेगा। तो d में से कुछ कम होगी ना टर्म, क्या होगी, कम, तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म कम होगी, तो कैपेसिटेंस क्या कर गया, बढ़ गया, दैट इज C क्या होगा, ग्रेटर देन C नोट। तो कैपेसिटी कंडक्टिंग स्लैब में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट इज कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के लिए भी इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, लेकिन हमें कौन सा करना है, केवल डाइलेक्ट्रिक्स का करना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा केस हम लेंगे जो हमारे पास सोर्स के केस में कनेक्टेड हो और दूसरा सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तब उनके ऊपर एनर्जी के ऊपर इन चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी अभी निकालना है, तो उसके बाद हम वो डिस्कस कर लेंगे। पहले सीरीज कर लेते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। ठीक, so students, now we will estimate the force between the plates of the capacitor। आपको पता है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती है, एक पे कोई चार्ज है, दूसरे पे दूसरा चार्ज है। अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपोजिट लेते हैं, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो उनके ऊपर फोर्स हम निकाल सकते हैं। डिफरेंट चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर एक पे चार्ज क्यू और दूसरे पे चार्ज क्यू, तो भी कैपेसिटर बन सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, सपोज आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज है 3 और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, मींस इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। और इसका जो प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास कितना है, ए। ठीक है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज जो सोर्स है वो अपना फील्ड रखेगा, और इस प्लेट का, थिन प्लेट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो कितना होता था, अगर हम इस फर्स्ट प्लेट का लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट ई है, वो कितना होगा, हालांकि बी का भी उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, वो होगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड और बाय 2 एप्सिलॉन, थिन शीट के लिए करते थे। एंड बी प्लेट का लिखें तो वो भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। जबकि सिग्मा क्या है आपके पास, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो अपन कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, तो क्यू कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लेट है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगी, और पॉजिटिव चार्ज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस चार्ज को सपोज लिख रहा हूं, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेट को अपनी तरफ खींचेगी, कैसे, क्योंकि आपके पास होता है कि फोर्स ऑन द चार्ज कितना होता है, चार्ज की वैल्यू, फिर F इज इक्वल टू लिख देते हैं Q इनटू E। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो भाई ये होगी इस पॉइंट के ऊपर इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हुआ, A का हुआ, और किसके ऊपर, B के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड A का है, राइट, किसके ऊपर, B के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट। ठीक है, और फोर्स किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे B पे, फोर्स ऑन B किसके कारण, ड्यू टू द A। और चार्ज किसका, इसका खुद का, इसका B का, तो चार्ज तो B का, और इसका फील्ड किसका, दूसरे का, खुद के ऊपर फील्ड नहीं लगेगा, दूसरे का फील्ड लगेगा, तो QP इनटू E। ठीक है, तो QP तो आपका कितना है, दैट इज Q। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन Q, और सिग्मा की जगह हम कितना लिख दें, Q बाय A, सिग्मा की जगह Q बाय ओवर 2 एप्सिलॉन। क्यों लिखा हमने, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू हुआ Q बाय A। हमने बताया कि सिग्मा कितना हुआ, Q बाय A। तो ये आपके पास फोर्स ऑन इसके आगे B प्लेट ड्यू टू द फील्ड ऑफ A, फोर्स ऑन B ड्यू टू द A। ठीक है, अगर एरिया वर्ड से अगर कंफ्यूज हो रहे हो इस प्लेट के नाम से, तो इसको फर्स्ट और सेकंड, तो ये फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर निकालने से फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो ये फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है। ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फील्ड ऑफ वन, फील्ड ऑफ फर्स्ट, ये हमने निकाला। ठीक है, तो कितना होगा ये, दैट इज F इज इक्वल टू FBA Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और A, Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट और A होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे फोर्स किसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे कि इस नेगेटिव, क्योंकि आप इसके ऊपर फोर्स कैसा आया था, देखिए, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज को फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये फोर्स किस पे था, B पे था,
इस पे था बी पे किस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए के कारण से, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर इस पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 90 प्लेट और 90 चार्ज रख दिया तो 90 चार्ज इधर तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा 90 से निकल, तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी अपोजिट होगी, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर काम करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 चार्ज का किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर काम करेगा और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, फील्ड की तरफ, ये फील्ड इधर की तरफ है, ये फील्ड किसका है बी का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है बी का, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, फोर्स ऑन ये ए ड्यू टू किसके कारण से बी, तो फोर्स ऑन सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वो भी कितना आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। तो आप ये देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो सिमिलर सो देयरफॉर यू कैन राइट F जनरली एज q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ a, ठीक है। इस रिजल्ट so now let us discuss the energy stored into the capacitor. Actually एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में जो डायइलेक्ट्रिक है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उस रीजन के अंदर स्टोर होती है, मींस ओवर दैट एंटायर वॉल्यूम, इसीलिए हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और वो एनर्जी किसके कारण से है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द वर्क डन टू गिव द चार्ज टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज लाने के लिए पोटेंशियल के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में के रूप में डायइलेक्ट्रिक्स जो है उसके अंदर स्टोर होता है। तो हमें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय B है, उसको हमें चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन हम कैलकुलेट कर देते हैं और वो वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड। एक और ध्यान रखना कि सोर्स या जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो वर्क करेगा वो तो चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा, कि भी आपके पास ये कैपेसिटर और ये इसको हमने पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और इसकी कैपेसिटेंस अगर C है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी प्लेट्स को अगर चार्ज देना, हमें पता है कि वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज वो क्या होता है पोटेंशियल, तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा V, क्योंकि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज 1 कूलम और q कूलम चार्ज के लिए करें तो वर्क डन कितना होगा q इनटू v होगा। तो टोटल चार्ज अगर q देना चाहते हैं तो वर्क डन आपके पास कितना आएगा, दैट विल बी q इनटू v, ठीक है। और v की वैल्यू आपके पास कितनी होती है q बाय c होती है, तो ये भी पुट कर सकते हैं, तो q और v की जगह q बाय c रख देंगे तो दैट विल बी q स्क्वायर बाय c, ये वर्क डन हुआ, ठीक। और ऐसे लिख सकते हैं अगर v की बजाय हम q की वैल्यू लिखें तो q की कितना जाएगा, दैट इज इक्वल टू c इनटू v, तो ये इसके अंदर रखें तो w इज इक्वल टू q की जगह cv और इनटू v, सो दैट विल बी cv स्क्वायर। इट मींस दैट जो सोर्स है उस सोर्स ने जो एनर्जी सप्लाई की है वर्क किया है वो तो आपके पास कितना है, दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय c और इज इक्वल टू cv स्क्वायर और इज इक्वल टू qv। लेकिन जब हम निकालेंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड बचेगी, जो स्टोर्ड आएगी वो q स्क्वायर बाय 2c आती है या हाफ cv स्क्वायर आती है या फिर 1/2 qv आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क किया उसका हाफ पार्ट, आधा पार्ट किसकी फॉर्म में लॉस हो गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हीट लॉस भी हम इसके बाद में एस्टिमेट करेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं कि सोर्स का हमें तो वर्क तो पता है कि कितना है qv है या फिर q स्क्वायर बाय c या फिर cv स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क किया है तो उसके कारण से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी आ रही है वो हम देखते हैं। तो इसका मतलब यह कि जो भी वर्क किया जाएगा, ठीक है, उसके पास एनर्जी कैपेसिटर की प्लस जो हीट लॉस है उन दोनों का जोड़ होगा, ठीक है। तो हीट लॉस निकालेंगे तो वो हीट लॉस डेल्टा H
दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा W माइनस U, उन दोनों का डिफरेंस होगा। और आप देख रहे हो यहाँ से 50% लॉस हो रही है आपके पास किसमें, हीट की फॉर्म के अंदर, जिसको बाद में भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के टाइम में। तो पहले हम इसकी एनर्जी स्टोर्ड निकालते हैं कैपेसिटर की, एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है, एक सिचुएशन फर्स्ट मान ली कि जो प्लेट्स हैं ये अनचार्ज है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है G। अब हमने सेकंड सिचुएशन ये मानी कि से किसी इंस्टेंट पे t इक्वल टू से t पे, और इसके ऊपर चार्ज है से माइनस q और इसके ऊपर है से प्लस q, और हम क्या करते हैं इस प्लेट से थोड़ा सा चार्ज इस प्लेट को ट्रांसफर कर देते हैं लेटर इंस्टेंट पे। तो जब यहाँ पे q चार्ज है तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, अगर इसकी कैपेसिटेंस को सी की कैपेसिटेंस को किस पे डिपेंड कर दिए, c इक्वल टू एप्सिलॉन d बाय d, एरिया ऑफ प्लेट्स डिस्टेंस वो थी चेंज नहीं करे, डायरेक्टली मीडियम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल आएगा q बाय c। ठीक है, सेकंड केस के बाद हमने थर्ड ये माना कि ये इस प्लेट से और इस प्लेट तक हम कुछ थोड़ा सा चार्ज इसमें से कम कर देते, कितना dq, और वो ट्रांसफर कर दिया इसको dq। मींस हम dq अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करें। तो dq अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dw स्मॉल वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये इस चार्ज को यहाँ आने से रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसका मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट या उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है, समझ रहे हो बात। इसका मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव और ज्यादा होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव और होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज और आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है यहाँ से, तो वो आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण से उसके ऊपर मिस पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो जो पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी q बाय c। सो वर्क डन। और हम ऐसा किस रेंज तक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स किस रेंज से 0 से q चार्ज तक चार्ज होगी, ये हो जाए प्लस q और ये हो जाए कितनी माइनस q चार्ज हो जाए। ठीक है, डी सेपरेशन था, एरिया ऑफ प्लेट्स का था, ए था, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक मान लेते हैं। ठीक है, सपोज पहले क्लियर ही बात कर रहे थे, बाद में लिख लेंगे कोई डायरेक्ट्रिक का। तो वर्क डन कितना होगा, इन मूविंग चार्ज dq, so that will be dw is equal to v into dq। definition वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज से dq और पोटेंशियल डिफरेंस कितना v। एंड सिंस v हमने कितना बताया, जो किसी इंस्टेंट पे कितना आया था, q बाय c था। ठीक है, तो आपने यहाँ इसको यूज कर दिया, सो dw is equal to v की जगह लिख दिया q बाय c और dq। सो दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब टोटल वर्क डन करना आपने किसके लिए, कि चार्ज स्टार्टिंग में 0 था और फाइनली कितना कर दिया, कैपिटल Q। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मेकिंग चार्ज 0 to capital Q, so that will be the sum of the total work done। छोटे छोटे जो वर्क करे जाएंगे, छोटे चार्ज ले जाने के लिए वर्क कितना करेगा, dw, तो dw1 dw2 dw3, जब तक कि चार्ज अपना टोटल कितना हो गया, कैपिटल Q नहीं हो गया, तो उतना आपको क्या निकालना, वर्क। सो वर्क दैट विल बी समेशन ऑफ dw। लेकिन आपने कहा कि चार्ज आप स्मॉल लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, और स्मॉल क्वांटिटीज का जोड़ क्या होता है, समेशन की बजाय नथिंग बट इंटीग्रेशन। वो सम क्या होता है, इंटीग्रेशन में चेंज आता है, तो इस साइन को किसमें चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन में। सो वर्क डन dw, वर्क डन w हो गया, वो इंटीग्रेशन ऑफ dw हो जाएगा। dw की वैल्यू कितनी, q बाय c इनटू dq। ये इसमें पुट कर दिया q बाय c और इनटू d। ठीक, अब चार्ज वेरिएबल है, तो ये चार्ज की टर्म अंदर रहेगी और c आ जाएगा बाहर, 1/c, और इंटीग्रेशन q की पावर कितनी 1 और dq, और चार्ज की लिमिट कहां से, फ्रॉम 0 टू, और कितना करना हमें, कैपिटल, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। सो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x की पावर n dx का।
पावर 1 बढ़ा देते और बड़ी पावर से डिवाइड कर देते। ये कब लगता है? जब n कितना ना हो, -1 ना हो। तो -1 बड़ी पावर तो 1 है तो लग जाएगा। तो कितना आएगा 1/c और कितना भी q की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू q। सो w इज इक्वल टू 1/c और कितना हो गया भाई q² और बाय 2 q²/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू q। अब वेरिएबल को, क्योंकि वेरिएबल कौन आपका d की वाली टर्म इस q की टर्म q को रिप्लेस करो कैपिटल q से, फिर माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस बाय वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। तो 1/c q को कैपिटल q से तो q²/2 और इसको करेंगे 0 से तो 0²/2। तो ये आपके पास आ गया w इज इक्वल टू q² ये टर्म गई और बाय कितना 2c। ठीक, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3rd। दिस वर्क is stored in the form of electric potential energy in between the space of plates। प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसके में अंदर ये स्टोर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें u लिखो, क्या लिख दूं u। सो u इज इक्वल टू आपके पास कितना है, दैट इज q²/2c मींस हाफ और जो लिख दिया q²/2c था। ये था आपके पास से 3rd इक्वेशन नंबर था। ठीक है, बट आप इसमें एक तो q की वैल्यू रख सकते हैं, एक c की रख सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज रखे तो आपने लिखा सिंस q इज इक्वल टू होता है c, q की वैल्यू रखी और c रखे तो कितना लिखा जाएगा q/v लिखा जाएगा। तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। सो दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू q की जगह रखेंगे तो c²/v², सॉरी c² v² q की वैल्यू c थी तो c² v² और बाय 2c। तो एक c से c ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हाफ बोल c बच के ऊपर और v² और 1/2 बचा 1/2 cv²। ये फार्मूला आपके पास हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आया था 3rd का। q की वैल्यू रखी थी तो ये बढ़ गया। अगर c की रखें तो c की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन u इज इक्वल टू q²/2c। c की जगह कितना वैल्यू रखी भाई q/v, तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा तो q²v/2q। ये q से q कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2 ऊपर बच गया q1 और v। तो ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला हो गया 1/2 ऑफ qv। एक्चुअली जब सोर्स ने कितना वर्क किया था वो तो qv था, जो एनर्जी आई थी वर्क किया था वो cv² था या फिर कितना था q²/c, लेकिन एनर्जी स्टोर हुई कितनी हाफ। सो हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इनकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो इसका लॉस्ट हो जाती है। सॉरी, सो दिस इंप्लाइज दैट u के तीनों फार्मूले ऐसे लिखे गए 1/2 ऑफ cv² या फिर 1/2 ऑफ qv या फिर q²/2c। ठीक है, हम इसको भी प्रेफर तब करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तब सीरीज में चार्ज सेम होता है, तब ये और मिक्स में होता है ये। तो ये आपके पास एक फार्मूला है इसके लिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर। तो जो हाफ एनर्जी है जो सोर्स ने वर्क किया था उसकी वो हीट की फॉर्म में चली जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो वर्क किया सोर्स ने उसमें एक तो हीट और प्लस जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी। तो जो एनर्जी स्टोर आएगी या हीट लॉस्ट है वो हीट लॉस्ट ऐसे निकाल जा सकता है, डेल्टा H इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू डेल्टा W और माइनस U। ठीक है, तो ये हीट लॉस्ट हो और वो इसके 50% हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, एनर्जी का। अब बात करते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो एनर्जी स्टोर होगी कहाँ स्टोर होगी, किस रीजन के अंदर स्टोर होगी, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक है उस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वर्क किया जाए तो एनर्जी होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ वर्क नहीं किया जाएगा, वहाँ एनर्जी स्टोर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि द प्लेट्स होगा ऐसा। ठीक है, तो अब बात करें एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि भाई एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर वॉल्यूम। ठीक है, सपोज इसको छोटे u से लिख देते हैं, u d फॉर ue, d का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर वॉल्यूम, e फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
और नेगेटिव फील्ड करेंगे यूबी लिख देंगे, वो फोर्थ यूनिट के अंदर आता है। तो ये लिखा हमने टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप किसी एक फार्मूले को यूज कर लीजिए इसमें, ठीक है ना, और उसके अंदर यूज करते हैं। सो ये मैंने लिखा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, और V कितना लिखा जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्योंकि प्लेट्स का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो तो कितना है आपके पास, ये A और उनके बीच में स्पेस है D, तो जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैं हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय D, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये C की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय A और डिवाइडेड बाय D। ठीक है, अब V की भी और लिखते हैं। V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आल्सो E इज इक्वल टू होता है आपके पास V बाय B। ठीक है, सो V इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, दैट विल बी रिटन एज E इनटू D। तो E इनटू D लिखते हैं V की जगह। ठीक है, यहाँ V की जगह मैं देता हूँ E इनटू D। तो E इनटू D करूँगा तो E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या टर्म कट गई है, ये D बाई D कितना हो गया, D स्क्वायर, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ये A से A कैंसिल हो गया, तो फार्मूला कितना बच गया, 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट और कितना E स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, UD लिखना चाहो या UE लिखो, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास फिक्स है कांस्टेंट, तो E स्क्वायर में स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, तो UE वो प्रोपोर्शनल है किसके, E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे कोई कहे कि इसकी डायमेंशंस बताओ, क्या बताओ, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस याद रखना एनर्जी वाली नहीं होंगी, बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों होंगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की कितनी होती है, m1L2T-2 होती है, लेकिन ये लिखना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की कितनी होती है, L3, तो L2 कट जाएगा। ठीक है, तो एक L बचेगा, तो ऊपर कितना होगा, m1L-1, ये जो एक L बचा था नीचे ये ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि दो कट चुके ना वहां के, और कितना T-2, ये आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन, इस एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होगा, और एनर्जी की यूनिट क्या लिखी जाती है, जूल और पर मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये इसकी क्या जाएगी, यूनिट है जाएगी। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर। तो आपने केवल ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पूछे तो वो भी कर सकते हैं।